हेलो स्टूडेंट्स एंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हम 12th क्लास फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसका हमारा अध्याय नंबर 3 चल रहा था। इसका नाम था विद्युत धारा। उसका हमने एक लेक्चर ले लिया था। आज हम बात कर रहे हैं अपवहन वेग के बारे में, जिसे हम अनुगण वेग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है। देखो, अपवहन वेग को समझते समय आपको दो चीज के बारे में समझना है। एक वो जब चालक के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे अर्थात विभवांतर लगाएंगे, और एक वो जब चालक के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे। तो हम पहला केस मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास कोई चालक है और उस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। सही है, इस टाइप से हम मानकर चल रहे हैं। समझो बात को, अपवहन वेग को। आपके पास ये चालक तार है, चलो अभी चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, तब क्या होता है? इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति देखूं, तो जब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते तो चालक के अंदर जो ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक यादृच्छिक गति करते हैं। एक कौन सी यादृच्छिक गति करते हैं? वो ऐसे जिगजैग मोशन टाइप। ऐसे कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति। मतलब जब चालक के ऊपर हमने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, मतलब कोई विभवांतर नहीं लगाया, तो उस चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? जिगजैग मोशन बोले तो यादृच्छिक गति, इस टाइप से। अब इनका अगर मैं औसत वेग निकाल लूं, अगर मैं इन औसत वेग निकाल लूं, अगर मैं यहां औसत वेग निकाल लूं, तो औसत वेग कैसे निकलेगा? मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान लेते हैं? u1। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं u2। तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं u3। ऐसी डैश डैश डैश, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया un। डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। औसत ऐसे तो निकलता है, हाँ है ना? यानी जितने नंबर है सबको जोड़ दो, उतने नंबर से उसकी डिवाइड लगा दो, औसत निकल जाता है। और जब मैं औसत निकालता हूं तो यहाँ औसत वेग कितना निकल के आता है पता है? यहाँ औसत वेग निकल के आता है 0। औसत वेग कितना निकल के आता है? 0। अब 0 क्यों निकल के आता है? कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में आ रहा होगा, जिससे उनकी यादृच्छिक गति, उनके एक दूसरे क्या यादृच्छिक गति के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और उनका औसत वेग कितना निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। समझो बात को, ये चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यादृच्छिक गति कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो इसके अंदर एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके विपरीत दिशा में जा रहा होगा, जिससे वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे होंगे? निरस्त कर रहे होंगे, और औसत वेग कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। तो इस बात को पहले लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक यादृच्छिक गति करते हैं।
एक यादृच्छिक गति करते हैं। इस यादृच्छिक गति के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। चलो, ये बात कब की है? जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। अब हम बात करते हैं जब चालक पर हम भी कोई विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस चालक पर मैंने क्या लगाया, कोई विद्युत क्षेत्र लगा दिया। सही है। अब दूसरी बात देखो, चलो समझो बात। जैसे मैं चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करूंगा तो क्या होगा? मैंने इसके सिरों पे क्या लगा दी, कि बैटरी लगा दी। सही है, प्लस और माइनस। तो जैसे ही मैंने इस चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, मतलब विभवांतर आरोपित लगा करा, तो अब क्या होगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां निगेटिव आएगा। अब इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक यादृच्छिक गति ना करके एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की ओर। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्टिव होंगे, पॉजिटिव। तो यादृच्छिक गति से बदलकर क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में क्या लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। अब इनका जो औसत वेग निकाल लोगे, अब इनका जो औसत वेग निकाल लेंगे, अब इनका जो औसत वेग निकाल लोगे, औसत वेग कैसे निकलेगा, वेग बदल जाएगा। पहले वेग कितना मान रखा है मैंने यहाँ, u1 u2 u3, यहाँ वेग बदल कितना मान लेते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेढ़ 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 प्लस bn डिवाइड बाय n। अब जो औसत वेग निकल कर आया है, इसी औसत वेग को हम क्या बोलेंगे, अपवाहन वेग के नाम से जान लेंगे। यही औसत वेग हमारा क्या होगा, अपवाहन वेग होगा। और अपवाहन वेग को रिप्रेजेंट करते हैं डिट वेलोसिटी vd से। तो vd इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेढ़ 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 प्लस bn डिवाइड बाय किलो। तो यानी अपवाहन वेग आपको कब देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, अपवाहन वेग आपको जब देखने को मिल सकता है जब चालक के ऊपर क्या लगाओगे आप, विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। तब उस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएंगे। तब उनका जब हम औसत वेग निकाल लेंगे, उसी औसत वेग को हम क्या बोलेंगे, अपवाहन वेग के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। चलो इस बात को मैं लिखता हूँ, अपवाहन वेग की परिभाषा। ठीक है, फिर बात करते हैं। जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जाता है
तो इस चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। गति करते हैं निश्चित दिशा में गति करते हैं। चलो इसके बाद यहां देख लेना, एक मिनट हो जाए, पहले इसको छोटा कर लेता हूं, एक मिनट रुको, थोड़ा छोटा कर लो, चलेगा इतना। इसको थोड़ा साइड में ले लो, यहां देख लो जा। चलो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को ही अपवहन वेग कहते हैं। अपवहन वेग कहते हैं। राइट, यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। तो अपवहन वेग समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कर लो। आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा, जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहे तो चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक यादृच्छिक गति कर रहे हैं। इस यादृच्छिक गति के कारण ही उनका औसत वेग कितना निकल के आ रहा है? शून्य निकल के आ रहा है। ये बात तो आप समझते हो। अब जैसे चालक के ऊपर मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये विद्युत क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, हाँ या ना? तो एक निश्चित दिशा में क्या लग जाएगा? वो गति करने लग जाएंगे। अब इस गति के कारण जो इन पे प्राप्त औसत वेग निकल कर आएगा, उसी औसत वेग को मैं क्या बोलूंगा? अपवहन वेग के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? चलो, यहां तक बढ़िया। अब अपवहन वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति देखो। अपवहन वेग का, अपवहन वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति, चलो इसको थोड़ा समझो, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है ना? चलो निकालते फार्मूला, करें स्टार्ट। मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर, मान लेते हैं इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। आपके पास ये चालक है, इस चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? चलो, इस चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली मैंने? n मान ली, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। राइट, माना चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। माना चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? वो n है। कितनी मान लिया आपने? n है। और इनका प्रारंभिक वेग कितना मान लेते हैं? इनका प्रारंभिक वेग u1 u2 u3 वे un है, देख लो वे un है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका औसत वेग कितना निकल के आएगा? शून्य।
विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत वेग कितना निकल के आएगा? अगर मैं यहाँ एवरेज निकाल लूं तो औसत वेग कितना निकल के आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डेस un डिवाइड बाय n, यहाँ कितना निकल के आएगा? जी। यस या नो? अब जैसे ही चालक पर मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करूंगा चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बार इस विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। चलो यहां देखो, चलो एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करो। ये प्लस और ये माइनस। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है पता है ना? प्लस से माइनस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी आपकी? इस डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा आपको? इस डायरेक्शन में। तो जैसे ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनों पे, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि जैसे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई दो आवेश है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव पर अपनी दिशा बल लगाता है और नेगेटिव पर अपने से विपरीत दिशा बल लगाता है। उस बल का परिणाम कितना होता है? F = QE। यह बात आपको पता है? हाँ या ना? तो जैसे मैंने इस चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करा प्लस से माइनस की ओर, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो ये विद्युत क्षेत्र उन इलेक्ट्रॉनों पर अपने से विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करेगा। हाँ या ना? मानते नहीं मानते? तो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अपने से विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है, बल लगाता है, और उस बल का मान कितना होता है? F = माइनस का QE। माइनस कौन लिखा है मैंने? क्योंकि दिशा में क्या है? वो विपरीत लग रहा है, ध्यान रखना। और आवेश कौन है? E, इलेक्ट्रॉन। तो F = -E। अब इस बल के प्रभाव में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जैसे ये बल लगेगा तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति ना कर एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएंगे। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट हो गए? प्लस की ओर। हाँ है ना? तो यहां वेग कितना है हमारे पास? यहां वेग कितना मान रखा मैंने? U। और यहां वेग बदलकर कितना हो जाएगा? V। U1 U2 U3 मान रखा है। और यहां वेग कितना हो जाएगा? V1 V2 V3। सभी पहले इलेक्ट्रॉन का V1 हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का V2 हो जाएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन का V3 हो जाएगा। तो जब वेग में परिवर्तन होगा इस बल के प्रभाव के कारण, क्योंकि पहले U1 था, अब कितना आ जाएगा? V1। क्योंकि गति तो बदल गई, पहले यादृच्छिक गति चल रही थी, अब एक निश्चित दिशा में गति होगी। किसके कारण?
इस विद्युत क्षेत्र के बल के कारण। तो इस बल के प्रभाव के कारण वेग में परिवर्तन हुआ, और जब जब वेग में परिवर्तन होता है तो हमें त्वरण भी देखने को मिलती है। हाँ या ना बताओ। तो इस बल के प्रभाव के कारण हम क्या करेंगे, त्वरण देखेंगे कि त्वरण कितनी निकल के आई है। हाँ या ना बताओ। तो इस बल के प्रभाव के कारण हमें त्वरण देखना है। चलो, तो इस बल के प्रभाव के कारण, इस बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न त्वरण, त्वरण कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि किसी बल के कारण उत्पन्न हुई है। तो गति का द्वितीय नियम लगा लो, F इक्वल टू एम ए, गति का द्वितीय नियम सही है। यहां से ए निकाल लो, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एम, ये नीचे चला जाएगा एम। समीकरण एक से एफ का मान आपने निकाल लिया, इसको समीकरण एक बना लो, बनाना चाहो तो समीकरण एक से, समीकरण एक से एफ का मान रखने पर तो चलो यहाँ एफ की वैल्यू पुट करो, ए इक्वल टू एफ, एफ का मान कितना निकालना है, माइनस का ई, कैपिटल ई अपॉन, इतनी त्वरण देखने को मिलेगी। चलो, त्वरण निकाल के रख लिया आपने। अब जब इसका वेग u1 u2 u3 था, जब हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, तब उनका वेग कितना था, u1 u2 u3। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो अब इनका वेग u1 से क्या हो गया, v1। तो जब u1 से v1 हो रहा होगा तो वो समय भी ले रहा होगा, ऐसा नहीं कि समय नहीं ले रहा होगा। तो मान लेते इस त्वरण के प्रभाव में, माना इस त्वरण के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग u1 u2 u3 डैश un से परिवर्तित होकर b1 b2 b1 b2 b3 डैश bn हो जाता है। यस या नो। और इस परिवर्तन में लगा समय, इस परिवर्तन में लगा समय u1 से b1 होने में मैंने मान लिया t1, u2 से b2 होने में मान लिया मैंने t2, u3 से b3 होने में मान लिया मैंने t3 डैश tn। सही बात है। अब हम अपवहन वेग के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अपवहन वेग के लिए, आपको पता है अपवहन वेग कैसे निकल रहा है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। देखो ये वाली बात, ये देखो अपवहन वेग कैसे निकला है, v1 प्लस v2 प्लस v3 vn डिवाइड बाय n। तो हमें क्या करना पड़ेगा, v1 v2 v3 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। यस या नो, समझते हो इस बात को, समझते हो ना इस बात को। तो v1 v2 v3 कहां से निकाल लें, तो हमने पढ़ा गति का प्रथम समीकरण, तो यहां लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। अब सर कहेंगे गति का प्रथम समीकरण क्यों लगा रहे हो, आप द्वितीय तृतीय से भी तो काम चला सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय और तृतीय में क्या आता है, दूरी आती है। तो यहाँ दूरी से संबंधित कोई भी बात नहीं चल रही है, यहाँ बात किससे चल रही है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय। और वो आपको तीनों किस में देखने को मिलते हैं, गति के प्रथम समीकरण का v इक्वल टू u प्लस at। यस या नो।
अब यहां से सबके लिए निकाल लो, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, तो B1 U1, अभी ये क्या है ऐसे रख रहे हैं और मान लेते हैं T1। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लो, P2, वेग कितना है U2, ए ऐसा का ऐसे, टाइम कितना लग रहा है T2। तीसरे के लिए निकाल लो, B3 बराबर U3 प्लस ए T3, ऐसे Bn के निकाल लो, ऐसे किसी निकाल लो Bn के लिए, तो Bn इज इक्वल टू कितना आएगा UN प्लस ATN। अब आपको पता है कि जो औसत वेग निकल के आएगा, जो अपवान वेग निकल के आएगा, अपवान वेग जो निकल के आएगा, मतलब VD जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डेस प्लस Bn डिवाइड बाय N। यस या नो? सबकी वैल्यू यहाँ पुट करो, VD ऐसा का ऐसे, V1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, U1 प्लस AT1, V2 कितनी निकाली हमने, U2 प्लस AT2, और B3 कितनी निकाली मैंने, U3 और प्लस AT3 प्लस डेस प्लस Bn की कितनी निकाली मैंने, UN प्लस ATN, UN प्लस ATN, और डिवाइड बाय कितना चल रहा है n। यहां तक की बात बढ़िया। अब इसके आगे कहानी सुनो जा, यहां देखो, अब आप क्या करो, BD ऐसा का ऐसा, U1 U2 U3 और UN को एक साथ लिख लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डेस प्लस UN को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है ना, U1 U2 U3 और डेस UN को एक साथ लिख दिया, और यहां से AT1 AT2 AT3 और ATN एन करो, यहाँ ATN को क्या कर लो एक साथ लिख लो, परंतु यहां से जब मैं लिख रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉमन आ रहा है सब में से, तो ब्रैकेट में लिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेस प्लस TN, और डिवाइड बाय कितना चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, n। डिवाइड बाय कितना चल रहा है, n। अब इस n को एक बार इसके नीचे रख दो, एक बार इसके नीचे, अलग अलग कर दो, तो BD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डेस प्लस UN डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, n। यस या नो? इस n को एक साथ अलग इसके साथ कर दो, A T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेस प्लस TN डिवाइड बाय n। यहां तक समझ में आ गया? अब ये चेक करो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डेस UN क्या चीज है? ये जब है जब आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रखा है, तो वो सब वेग कितना निकल के आ रहा है, शून्य निकल के आ रहा है, हाँ या ना बताओ? तो यहाँ कितना मान लेंगे हम, शून्य, तो BD इज इक्वल टू कितना आएगा, वो शून्य प्लस ए ऐसा का ऐसा ही। अब T1 T2 T3 मतलब समय का औसत है, और समय का औसत को हम बोलते हैं विसृत काल, क्या बोलते हैं यहाँ, विसृत काल, और रिप्रेजेंट करते हैं टो से, हाँ है ना? तो यहाँ से BD कितना निकल के आएगा, वो बिकॉज करके लिख देना, ये पूरा किसके बराबर हो गया, टो के बराबर, तो यहाँ से आ गया A। अब ए का मान हमने निकाल रखा है, ए का मान कितना निकालना है हमने, ये माइनस का E A अपॉन M, इसको समीकरण 2 मान लो, तो समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, तो चलो ए का मान रखो यहाँ, तो BD कितना निकल के आएगा, वो माइनस का कैपिटल E टोए अपॉन M, और ये हो गया आपका अपवान वेग का फॉर्मूला। इसमें क्या क्या है सब लिख लेना साइड में करके, BD क्या है, अपवान वेग है, E क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस वाला,
तो ये क्या है, विश्रित काल है, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn डिवाइड बाय m। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है। यस या नो? अब ये हमारा पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है ना? बाकी टॉपिक बहुत आसान था, एक बार रिवाइज करोगे तो बेटा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जहां हम अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट अगली वीडियो में आपको I = NeAVD ये चीज आपको प्रूव करते हुए दिखाई देगी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जल्दी आएगी।